नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान भाग 2 में पार्ट 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 के बारे में देख लिया है। तो सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 में प्रजनन से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। तो प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। हमने पहले भी देखा है, तो पहले उसको समझेंगे कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो वो यहाँ पे देखते हैं लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन आगे दिया गया। पहले हम पाठ को शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। जैसे हमारी जीवन प्रक्रिया में पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता, वृद्धि इत्यादि हर एक चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। तब जाके हमारी शरीर की जीवन प्रक्रियाएं चलती हैं। प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए ये सभी जीवन प्रक्रिया उसके अंदर आवश्यक हैं और सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसमें से अगर किसी एक में भी समस्या उत्पन्न हुई तो वह समस्या उस सजीव के जीवन के लिए लाभदायक नहीं होगी। तो देखते हैं आज अब इस भिन्न भिन्न जीवन प्रक्रियाओं में जैसे एक और जीवन प्रक्रिया सजीव में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन। लेकिन प्रजनन उस सजीव को जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है प्रजनन, कि हम नहीं करेंगे तो हम नहीं जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु वह सजीव जिस प्रजाति का है उस प्रजाति को आगे जीवित रखने के लिए इसकी सहायता होती है। तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने जैसा एक नया सजीव निर्माण कर सकता है। अब देखते हैं आगे। देखिए अब क्या दिया है इसके अंदर, प्रजनन। अब देखो, प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक होता है। मतलब उसके अंदर नर और मादा 2 नहीं पाए जाते हैं, उसमें केवल एक जनक होता है। उसमें युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब इसमें जो जनक होगा वह एक होगा, उसमें न तो नर का समावेश है न तो मादा का। जहाँ नर और मादा का समावेश होगा वहाँ पे युग्माणु का निर्माण होता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 भिन्न कोशिकाओं के संयोग के बिना ही यह प्रजनन होता है। इसलिए नवजात सजीव, मतलब इससे जो सजीव निर्मित होगा वो एकदम सेम टू सेम मूल सजीव जैसा ही होगा। और इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण गुणसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। जननिक विचरण का अभाव या यह अलैंगिक प्रजनन की हानि है। तो तीव्र गति से होने वाला प्रजनन इस पद्धति का लाभ है। अब देखिए, जननिक विचरण मतलब इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। जो दूसरा सजीव होगा वह भी पहले सजीव जैसा ही दिखाई देगा, तो वह एक अभाव है। और तीव्र गति से जो प्रजनन होता है वो इसका एक फ़ायदा है। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। तो आता है अंतर स्पष्ट में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन स्पष्ट कीजिए। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या दिया गया है आगे। फिर चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि सजीव क्या होते हैं? एक कोशी होते हैं और बहुकोशी होते हैं। एक कोशी सजीव मतलब जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, उसी एक कोशिका में प्रत्येक कार्य होता है उस सजीव का। तो उसमें हम देखते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब क्या है? एक कोशी सजीव हैं। अब अमीबा का जो द्विविभाजन होता है, इन सभी में क्या हो रहा है? द्विविभाजन पद्धति से क्या हो रहा है? प्रजनन हो रहा है। अमीबा में पहले केंद्र का विभाजन हो रहा है, देखो। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर कोशिका द्रव्य है, उनका विभाजन हो रहा है। फिर 2 नए नवजात अमीबा बन जा रहे हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो द्विविभाजन पद्धति, एक कोशीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन में द्विविभाजन पद्धति के बारे में देखेंगे। अब देखो, आदि केंद्र सजीव, जीवाणु, आदिजीवी अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि दृश्य केंद्र की कोशिका में स्थित तंतुकणिका और हरित लवक, यह कोशिका अंगक द्विविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस पद्धति में जनक कोशिकाएं बनती हैं और यह विभाजन समसूत्री या असमसूत्री पद्धति से होता है। अब देखिए, अमीबा में साधारण द्विविभाजन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वो किसी भी अक्ष पे हो सकता है। इस अक्ष पे भी हो सकता है, इस अक्ष पे भी हो सकता है। अमीबा का विभाजन किसी भी अक्ष पे हो सकता है, इसलिए इसमें होने वाले द्विविभाजन को साधारण द्विविभाजन कहा जाता है।
पैरामीशियम में ऐसा नहीं है, पैरामीशियम में हमेशा क्या होगा, क्षैतिज विभाजन होगा, मतलब इस तरीके से होगा, तब जाके दोनों जगह समान समान तत्व पहुँचेंगे जो भी हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, क्षैतिज द्विभाजन है पैरामीशियम में। और युगलिना में क्या है, ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा विभाजन होता है ये, इसीलिए इसको ऊर्ध्वाधर द्विभाजन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अमीबा में कौन से प्रकार का द्विभाजन होता है, साधारण द्विभाजन होता है, पैरामीशियम में क्षैतिज द्विभाजन होता है, युगलिना में ऊर्ध्वाधर द्विभाजन होता है। अब देखते हैं आगे। इस पद्धति में जनक कोशिकाएं बनती है। यह विभाजन समसूत्री या असमसूत्री पद्धति से होता है। अलग अलग आदिजीवी में विभाजन का अक्ष भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण, अमीबा का कोई विशिष्ट अक्ष नहीं होता, उस पर किसी पे भी विभाजन किया जा सकता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, साधारण द्विभाजन कहते हैं। पैरामीशियम में क्षैतिज द्विभाजन पद्धति होती है और युगलिना में ऊर्ध्वाधर द्विभाजन पद्धति होती है। तो ये हमने देखा एक कोशी सजीवों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन। फिर अब एक कोशी सजीवों में ही बहुविभाजन देखते हैं क्या होता है। अभी बहुविभाजन अमीबा में होता है। अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, अपने चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण कर देता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये चारों ओर पुट्टी का निर्माण कर दे रहा है और फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे शिशु अमीबा है ना हो रहे हैं। फिर उसके बाद शिशु अमीबा से क्या होता है, इसकी बाहरी दीवारों पर दाब पड़ता है और वह एक समय पे क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो वो देखते हैं पहले क्या है। अमीबा और उसके समान एक कोशीय आदिजीवी प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जिस समय अपर्याप्त भोजन और अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है, तब अमीबा कूटपाद तैयार नहीं करता और अपनी हलचल रोक देता है। वह गोलाकार हो जाता है और कोशिका पटल के चारों ओर एक संरक्षक, कठोर संरक्षक आवरण तैयार करता है। इसी आवरण को क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, पुटी, क्योंकि आता है कभी कभी एक नंबर के लिए पुटी किसे कहते हैं। पहले पुटी के अंदर सिर्फ केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और अनेक छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति है तब तक वह पुटी में रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, वह आवरण फट जाता है और कई शिशु अमीबा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की चीज़ है, पुटी किसे कहते हैं और अमीबा में बहुविभाजन की पद्धति कैसे होती है वो आपको आ सकता है। अब देखते हैं मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है, यह कीड़ों के बारे में बताया गया है। मुकुलन, इसमें देखो मुकुलन में क्या होता है, जो भी जनक रहता है, कोश जनक, उसके ऊपर एक उभार उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे उभार उत्पन्न हुआ दिखाई देगा। और फिर पहले केंद्र का विभाजन होता है, फिर उसके बाद उसमें स्थित कोशिकाओं का विभाजन होता है। जब ये शिशु जब अपना खुद से खान पान या और सब चीज़ें करने लगता है, तब धीरे धीरे क्या होता है, वो इससे अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया है, वही दिया है आपको। कीड़ कोशिका मुकुलन करती हुई दिखाई देंगी, अर्थात अनेक कीड़ों कोशिकाओं को एक छोटा सा उभार दिखाई देगा। मुकुल पद्धति ये क्या है, अलैंगिक प्रजनन की पद्धति है। कीड़ कोशिका मुकुल पद्धति से प्रजनन करने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा दो नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है। इस कोशिका को जनक कोशिका कहते हैं। इस जनक कोशिका को एक छोटा सा उभार आ जाता है और यह उभार अर्थात मुकुल होता है। दो नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है और मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने तक वह जनक कोशिका से अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है और स्वतंत्र नवजात कीड़ कोशिका के रूप में बढ़ने लगता है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।